अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, हर ख़ानदान में ऐसे रिश्तेदार ज़रूर होते हैं जिनसे मिलते ही हमें ये लगता है कि आज फिर एक छोटा सा इंटरव्यू होने वाला है। अभी आपने सलाम किया होता है इनसे और साथ ही सवाल आ जाता है, और बताओ शादी कब कर रहे हो। फिर फ़ौरन दूसरा सवाल आता है, नौकरी का क्या बना। और फिर किसी से पूछा जाता है रिज़ल्ट कैसा आया, आगे के क्या प्लान्स हैं। और अगर इन सब के जवाब दे भी दे तो अगला सवाल पहले से ही तैयार होता है। और अब इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इनमें से आधे सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब खुद आपके पास नहीं होता बल्कि वक्त के पास होता है। लेकिन फिर भी हर खुशी, हर दावत और हर फैमिली फंक्शन में यही सवाल नए अंदाज से ज़रूर पूछे जाते हैं। और ऐसे मौके जो प्रोग्राम है, हमारा जो इवेंट चल रहा है, उसको भी ख़राब कर देते हैं और हम हर बात को दिल पर ले लेते हैं। तो ना हमसे फंक्शन एंजॉय होता है और ना ही हमारा मूड ठीक रहता है। और बाज़ औक़ात एक मुस्कुराहट, थोड़ा सा मज़ाक या बस एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना या अपनी बाउंड्रीज़ बहुत क्लियरली सेट करना ऐसी सूरत हाल को बहुत आसान बना देता है। क्योंकि जब आपकी बाउंड्रीज़ क्लियर होती हैं तो लोग आपसे इस तरह के सवाल नहीं पूछते। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आपने लंबा सा जवाब देना होता है, और हर बात पर नाराज़ होना भी बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता। क्योंकि आखिरकार रिश्ते भी तो आपने निभाने हैं, बेशक ऊपर ऊपर से ही सही, और अपना ज़हनी सुकून भी बरकरार रखते हैं। तो इसलिए कभी कभी बेहतरीन जो जवाब है वो सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट और इग्नोरेंस होता है। तो चले इसी खूबसूरत सोच के साथ, और ये जो हमने एक छोटी सी प्यारी सी बात आपके साथ की है, इसी के साथ हम आज की सुबह का आगाज़ करते हैं। क्यों अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और आज हम बात करेंगे दो ऐसे बड़े मसाइल पर जो हमारी पूरी लाइफस्टाइल को ख़राब कर देते हैं। एक है हमारा बढ़ता हुआ वज़न और दूसरा है हमारा ख़राब हाज़मा। क्योंकि हम अक्सर डाइट भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, लेकिन जो हमारा वेट है वो कम होने का नाम ही नहीं लेता। तो आज के सेगमेंट में हम आपको वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइजेस बताएंगे और योगा भी आपको बताएंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं योगा एक्सपर्ट योगी नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बहन, अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा नईम साहब, अक्सर ये होता है कि हम सारी एक्सरसाइज करते हैं, हम डाइटिंग भी करते हैं, लेकिन जो हमारा वेट है ना वो कम नहीं हो रहा होता। तो ऐसा क्यों होता है? बहन, हम जो है वो एक तो किसी माहिर से नहीं हम मशवरा करते हैं। हर चीज़ का एक माहिर होता है। डाइट भी हम खुद ही प्लान करते हैं, एक्सरसाइज भी हम कोशिश करते हैं कि हमें तो आती है। जिससे पूछे वो कहते हैं एक्सरसाइज करना कौन सा फन है, ये तो हमें आती है। ग्राउंड में हम बेशुमार लोगों को देखते हैं जो सदियों से चलते आ रहे हैं, ग्राउंड्स भरे हुए हैं, और लेकिन उनका मोटापा कम नहीं होता। मोटापा कम ना होने की बड़ी वजह यह है कि हम जानते नहीं हैं, इस इल्म को नहीं जानते, फिटनेस के इल्म को सीखना नहीं चाहते। और ये जो डाइट है, हम इसको खाने को छोड़ने को डाइट समझते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो कि सिर्फ सब्जियों पे आ जाते हैं, सैलड्स पे आ जाते हैं, कहते हैं हम डाइट कर रहे हैं। उससे फिर बहुत सारे मसाइल और जिस्म के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अक्सर हमने देखा है कि लोग जो हैं वो बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देते हैं, या फिर कुछ ऐसी डाइट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कुछ कहते हैं जी कि हम डाइट कर रहे हैं, बस 2-3 बिस्किट खाते हैं। अब एक बिस्किट के अंदर एक रोटी जितनी कैलोरीज हैं, आप 3 बिस्किट खाने से मुराद ये है कि आपने 3 रोटियां खा ली, इतना आपने 3 रोटियां उससे बेहतर खा लेते हैं आप। तो लोगों को डाइट के लिए जो है वो लाजमी डाइट का जो माहिर है उससे रब्ता करना चाहिए, उससे डाइट का प्लान लेना चाहिए और फिर डाइट करें तो उसका फ़ायदा होता है। खुद से डाइट करने का फ़ायदा नहीं होता। फिर दूसरी बात यह कि जो आपने एक्सरसाइज की बात की, एक्सरसाइज के लिए देखिए जानना ज़रूरी है कि आपको किस वजह से मोटापा है। मोटापे की रीज़न एक नहीं है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है, आपको थायराइड का इशू है, आपको बलगमी अमराज हैं, आपको गैसेस का इशू है, आपका जो है मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है। बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से मोटापा होता है। स्ट्रेस की वजह से मोटापा होता है। जब तक उस रीजन को कंट्रोल नहीं करेंगे आपको किसी एक्सरसाइज का फायदा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा नईम साहब, ये भी बताएं कि क्या योगा करने से हमारा जो वेट है या हमारा फैट है वो कम होता है? बिल्कुल होता है। योगा तो बाकायदा ये सिखाता है कि जिस्म को इस्तेमाल कैसे करना है, आपको ये तमीज़ सिखाता है कि जिस्म को कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये लगता यही है कि बहुत सिंपल सा है, बैठे रहने को नाम योगा है। हमने पोस्टर्स में ये देखा ना, लोग देखते हैं नेट पे निकालते हैं, कहते हैं शायद
सांस को रोकने का नाम योगा है, नहीं। योगा एक साइंस है जो आपको सिखाता है कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस कैसे करना है, आपके थायराइड को बैलेंस कैसे करना है, आपके जो गैसेस का इशू है उसको कैसे रिजॉल्व करना है, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ठीक करने के तरीके हैं। इसके अंदर क्रियाज हैं, इसके अंदर मुद्राज हैं, ब्रीदिंग्स हैं, टेक्निक्स ऐसी हैं जो आपको बैठे बैठे आप, बल्कि योगा तो बेडरूम में किया जा सकता है, इसके लिए किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, बेस्ट टाइम कौन सा होता है योगा करने का? जब आपके पास फ्री टाइम हो, जब आपके पास फ्री टाइम है मेंटली। अगर आप मेंटली कहीं ऑक्युपाइड हैं तो आप योगा नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेंटली वहाँ पे होंगे। योगा का पहला असूल है कि जहाँ आप फिजिकली मौजूद हैं, मेंटली वहाँ मौजूद हों। अगर आप मेंटली मौजूद नहीं है तो आप कुछ भी जो है वो सही तरह कर नहीं पाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि फिर हमें टेक्निक्स बताएं और थोड़ी सी योगा एक्सरसाइजेस हमें करके भी दिखाएं कि अगर किसी ने अपना बेली फैट कम करना है तो वो कौन सी एक्सरसाइजेस करेगा? बेली फैट कम करने के लिए जो देखें, आपको अगर फिजिकल एक्सरसाइज पे आएँ तो फिर एक्सरसाइज पहले कर लेते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि हम इसको जो है वो थोड़ा सा ये समझें कि मोटापा जो है इसके लिए जो जैसे थायराइड है, जैसे गैसेस हैं, या जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसके लिए कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाए, पहले उसको मर्ज को समझा जाए। ठीक है, बताएं। तो अगर मोटापा हुआ है आपको बलगमी अमराज से, बलगम आपके जिस्म के अंदर बहुत है, इन्फेक्शन है जिस्म के अंदर, तो उसके लिए एक मुद्रा है अंगुष्ठा मुद्रा, इसको बनाया करें। ये लेफ्ट अंगूठे को ऐसे खड़ा कर लें, पाम्स टच कर लें, जोर नहीं लगाना। ये राइट हैंड से रिंग बना लें लेफ्ट अंगूठे के इर्द गिर्द। ये आप 24 घंटे में जो है वो 1 घंटा ज़रूर करें, जोर नहीं लगाना। आप लेट के भी कर सकते हैं, हाथों को कोई पोजीशन भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, लेटे हुए तो अपने चेस्ट पे रख लें। ये आपके जिस्म के अंदर से इन्फेक्शन ख़त्म कर देगा। अच्छा। चाहे वो किसी भी किस्म की इन्फेक्शन है, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन है, आपको बहुत ज़्यादा बलगम आती है या बलगम रुकी हुई या नहीं आती, जिस्म के अंदर बलगम है, तो ये बलगम को ख़त्म करने का बेहतरीन मुद्रा है। इसका नाम है अंगुष्ठा मुद्रा। आप इसको सर्च कर सकते हैं, आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, अंगुष्ठा मुद्रा। तो ये एक बेहतरीन मुद्रा है जो कि बलगमी अमराज का मोटापा है उसके लिए इसको इंतहाई अहम माना जाता है। ठीक है। अब आते हैं हम जिनको हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसके लिए मुद्रा कौन सा करेंगे। जिनके जैसे ख़वातीन के चेहरे पे बाल गैर ज़रूरी निकल आते हैं, उसके लिए भी बेहतरीन है, हार्मोन्स बैलेंस नहीं है। लेफ़्ट अंगूठे को राइट हैंड में ऐसे रखें और ऐसे पंच बनाएं, हल्का सा, जोर नहीं लगाना। ठीक है। और लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स को राइट थंब के साथ जोड़ लें, सिर्फ टच करना है। अब इसको भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, किसी भी किस्म का हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ये मुद्रा बेहतरीन माना जाता है। और इसका एक और फ़ायदा है, ये आवाज़ को सुरीला करता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। ठीक है। आपने देखा होगा शंख जो बजाते हैं, ये शंख की वो शक्ल बन जाती है। तो ये बेसिकली आवाज़ को सुरीला भी करता है और गले के जो आपके अमराज हैं उसके लिए भी बेहतरीन है। ठीक है। अच्छा, हम क्योंकि मुद्रास पे बात कर रहे हैं तो अक्सर जैसे हम इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं कि वो बताते हैं कि जो पावरफुल लोग हैं ना, उन्होंने एक सर्टेन हाथ की ना वो रखी होती है डायरेक्शन, और जिसकी वजह से उनको जो है पावर भी ज़्यादा मिलती है। जैसे वो बताते हैं जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं कि वो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं और वो अपनी हाथों की मूवमेंट वैसी रखते हैं, अलग अलग चीज़ें बताते हैं। तो अगर आपने सक्सेसफुल होना है आप इस तरह करें, या मतलब इस तरह की चीज़ें। तो सबसे पहले क्योंकि अब टॉपिक में आपने इंक्लूड कर दिया मुद्रा को, तो थोड़ा सा मुद्रास को एक्सप्लेन करें कि इनका फ़ायदा क्या होता है। इनका फ़ायदा क्या होता है, पहले हम जाते हैं कि ये क्यों होता है, क्या होता है, तो बात का सवाल है क्यों होता है। 5 एलिमेंट्स हैं बॉडी जिससे इंसान की बनी है, 5 एलिमेंट्स जिससे इंसान बना है, जो मेन आपके एलिमेंट्स हैं, वो पाँचों इन उंगलियों से उनकी निकलती है, एनर्जीज निकलती हैं। अगर आप हल्का सा टच करें तो आपको वाइब्रेशन सी फील होगी। किसी भी उंगली को आप अंगूठे के साथ टच करेंगे तो आप हल्का सा वाइब्रेट होगा आपके। अगर आप सिर्फ हल्का टच करें, जोर नहीं लगाना, ठीक है, सिर्फ टच करें तो वाइब्रेशन सी क्यों होगी, वो एनर्जीज टकराती हैं। 5 एलिमेंट्स जो आपकी बॉडी है, हरारत, हवा, रूह, मट्टी, पानी, ये पांचों एलिमेंट्स इससे निकल रहे हैं। जब वो आपस में टकराते हैं तो वो फिर एक एनर्जी इंसान के जिस्म के अंदर क्रिएट करते हैं। ठीक है। इंसान के अंदर वो जो केमिकल्स हैं वो बैलेंस होते हैं। केमिकल्स का इम्बैलेंस होना बीमारी है, केमिकल्स का बैलेंस हो जाना सेहत है। तो ये मुद्रास का इल्म जो है वो उन केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए होता है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जैसे किसी को प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, तो ये छोटी उंगली को अंगूठे के साथ मिला लें तो प्यास फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। ये आपके 5 मिनट के अंदर होंठ
तर हो जाएंगे। ये आपको रमजान में बताना चाहिए था, अब तो रोजे गुजर गए। हम बताते हैं ठीक हम है, तो सालों से बता रहे हैं। ठीक है। ये तो बेहतरीन मुद्रा है। अगर आपके कहीं अगर प्यास लग रही है तो बस हमने इस तरह करना, सिर्फ टच कर लें, ठीक है, और प्यास खत्म। ये प्यास के अलावा जिस्म के अंदर पानी की कमी को पूरा करता अच्छा, है। और अगर भूख लग रही है उसके लिए? आजकल डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसके लिए बड़ा बेहतरीन है। ठीक है। अच्छा, भूख लग रही है उसके लिए भी बताइए, क्योंकि फिर वो तो हमें डाइटिंग में भी बड़ा फायदेमंद होगा। अक्सर दिल करता है बाहर की कोई चीज़ मंगवा के खाने का, तो उसके लिए भी कोई मुद्रा है कि आप कंट्रोल थोड़ा अपनी डाइट पे कर सकें? उसके लिए बेहतरीन प्रेशर पॉइंट है। नाफ की साइडों पे जो है वो ये 1-1 इंच साइड पे ऐसे पांचों उंगलियां मिला के यूं टच करना शुरू कर दें, अंदर दबाना शुरू कर दें। ये अगर आप दबाते हैं तो 5 मिनट दबाएं, आपसे खाना ज़्यादा खाया ही नहीं जाएगा। अच्छा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं ना, आप 5 मिनट इस पॉइंट को दबा लें। ओके। 5 मिनट दबाने के बाद आप खाना खाएंगे ना, तो आपसे खाना ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की, आप चाहते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो आप एक मुद्रा है अपान मुद्रा। अच्छा, ये दरमियान वाली 2 उंगलियां अंगूठे के साथ मिला लें, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतरीन कर देगा। बेसिकली अपान कहते हैं सफाई को। ये जिस्म की क्लिनजिंग का मुद्रा है, पूरी बॉडी की क्लिनजिंग करता और है। ये कितनी देर करना है? मैक्सिमम 1 घंटा, 24 घंटे में मुद्रा का टाइम 1 घंटा होता है, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मतलब 1 घंटा बैठ के? मुसलसल ना भी करें आप। अच्छा। 15 मिनट कर लें, दिन में 4 दफ़ा कर लें। आप 20 मिनट कर लें, दिन में 3 दफ़ा कर लें। ठीक है। मतलब लेकिन पीसफुल एनवायरनमेंट में करना है, आराम से बैठ के? आप गुफ्तगू कर सकते हैं। आपने ये बनाया हुआ है, आप गुफ्तगू करें। आप टीवी देख सकते हैं। आप एक हाथ से कर रहे हैं तो लैपटॉप पे काम भी कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे भी। ठीक है। इसके फ़ायदा होता है। ये बेहतरीन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है अपान मुद्रा। इसके और बड़े फ़ायदे हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये यूरिक एसिड को कम करता है, ये पूरी बॉडी में कोई बड़ी हुई चीज़ें ज़्यादती है उसको नीचे लेके आता है। अपान, ठीक है, ये आप सर्च कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं गैसेस की। बॉडी के अंदर गैसेस की वजह से मोटापा है, तो फिर क्या करें? पहली उंगली को फोल्ड कर लें और अंगूठे से पकड़ लें। पहली उंगली को फोल्ड करके अंगूठे से पकड़ लें। ये वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा जो है ये गैसेस को कम करता है बॉडी के अंदर से। ठीक है। अगर जॉइंट्स पेन है उसके लिए, इसको योगा में पेन किलर भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा नईम साहब, मुद्रास पे हमने बात कर ली, अब थोड़ा योगा पे भी कर लेते हैं। हमें योगा भी करके दिखाएं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, और अगर हम अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी वो बेनिफिशियल उसके लिए बकरी की चाल बेहतरीन है। आप इस पोजीशन में आएँ और अपनी कमर को सीधा रखते हुए 1 बाय 1 अपनी हील को टच करें। ये वार्म अप भी है, और इससे जो है आपके जो पेल्विक मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं, जिससे फिर आपके जो पेट के ऊपर फैट इकट्ठा होता है, और या आपकी जो है वो ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में जो है वो कम है, तो इससे बहुत अच्छी होती है। ठीक है। ये आप जितना इजीली कर सकते हैं इसको करें। फिर आप दोनों हील्स इकट्ठी टच करते हुए अपनी बॉडी को पीछे की तरफ कमर सीधी रखते हुए स्ट्रेच करें। कमर सीधी, टांगें भी सीधी, और दोनों हील्स टच करने की कोशिश करें और बॉडी को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। फिर एक हम वेरिएशन करेंगे प्लैंक की। अपने पेल्विक मसल्स को बेहतर रखने के लिए अपनी कोशिश करें कि जो नी जॉइंट हैं और हिप जॉइंट ये एक लेवल पे हों, और शोल्डर और रिस्ट जॉइंट एक लेवल पे हों। अब हम हिप्स को पीछे की तरफ निकालते हुए घुटनों को ऊपर उठाएंगे और यहाँ रुकेंगे। थोड़े से घुटने ऊपर उठ जाएं। रिलैक्स, जितना इजीली कर सकते हैं। ठीक है। और फिर एक प्लैंक की और वेरिएशन है कि आप प्लैंक पोजीशन में आए एल्बोज़ पे, और बॉडी को जो है वो राइट और लेफ़्ट ट्विस्ट करें। ऑलराइट, ठीक है। नीचे टच नहीं करना।
ठीक है, और अगर जो स्टार्ट करें वो कितनी देर करें इसको? जितना बहन इजी हो, जितना इजीली कर सकते हैं। इसमें लाजमी नहीं कि आपने जो है वो 20 दफ़ा करना है, 30 दफ़ा करना है। ये हर बॉडी के साथ अलग से है कि उसका स्टेमिना क्या है बॉडी का, वो कितना कर सकती है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे योगा एक्सरसाइजेस के हवाले से, जो कि वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी हैं, या फिर जिन लोगों को थायराइड का मसला है उनके लिए कौन सी योगा एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, और जो लोग अभी स्टार्ट करेंगे उनको किस तरह करनी है, कब करनी है और कैसे करनी है, इस पर भी हमने बात किया। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे योगी नईम साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे शुगर और फॉलेज के आपस में गहरे ताल्लुक पर, क्योंकि अक्सर मरीज़ ये नहीं जानते कि खून में बढ़ी हुई शुगर किस तरह खामोशी से हमारे ब्रेन की जो रगें हैं उसको ब्लॉक करके फॉलेज का बाइस भी बन सकती हैं। और आखिर इन दोनों बीमारियों का आपस में क्या लिंक है, और डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो ख़ुद को इस जानलेवा ख़तरे से कैसे बचा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर शाहिद नदीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताएं कि ये शुगर का और फॉलेज का आपस में क्या ताल्लुक है? देखिए, शुगर का और फालिज का आपस में अगर मैं कहूँ ना गहरा ताल्लुक है, वो इस तरह कि जिनको डायबिटीज़ होती है उनमें फालिज होने का या स्ट्रोक होने का ख़तरा बढ़ जाता है। ऐसे ही जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है तो जिस तरह ब्लड प्रेशर का ख़तरा बढ़ जाता है, हार्ट का प्रॉब्लम का ख़तरा बढ़ जाता है, गुर्दों की बीमारी का ख़तरा बढ़ जाता है, बिल्कुल उसी तरह इसको कहते हैं सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, CVAs, स्ट्रोक, इसका ख़तरा भी बढ़ जाता है अगर डायबिटीज़ है। ख़ास तौर पे अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, पेशेंट ने अपनी डायबिटीज़ का ख्याल नहीं रखा हुआ, कंट्रोल को नज़रअंदाज किया हुआ है, तो फिर ये ख़तरा फालिज का बढ़ जाता है उसको, उसी तरह जैसे हार्ट का या किडनी का, ये इस तरह जिस तरह ख़तरा बढ़। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है या जिन लोगों को सच में डायबिटीज़ हैं वो ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल होने की बजाय ज़्यादा वर्स हो जाती है? देखिए, सबसे बड़ी गलती तो ये है जो पेशेंट अक्सर करते हैं, क्लिनिक में जब आते हैं उनसे पूछा जाता है तो यही बात सामने आती है कि पेशेंट्स का जब शुगर लेवल नॉर्मल होता है या अपने सिम्टम्स को वो बेहतर महसूस करते हैं, वो अलामात जो डायबिटीज़ जब हाई थी या अनकंट्रोल थी तो जो उनको हो रहा था फीलिंग्स, वो ख़त्म हो जाती हैं, कंट्रोल में हो जाती हैं, वो बेहतर महसूस करते हैं। शुगर लेवल जब चेक करते हैं तो रीडिंग्स जो हैं टारगेट के मुताबिक आती, तो वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अद्वियात को छोड़ देते हैं, कहते हैं जी मैं तो अब ठीक हो गया हूँ। ये सबसे बड़ी गलती वो करते हैं। हालांकि इट्स अ क्रॉनिक प्रॉब्लम, ये दायमी मसला है जो कि कंटिन्यूस चलता है लाइफ लॉन्ग। तो अगर वो दवाई छोड़ दें किसी ये कहने में आकर या अपनी सिम्टम्स को कम होते हुए देखते हुए या कंट्रोल लेवल बेहतर हो के वो महसूस करें कि अब मेरा बेहतर हो गया शुगर लेवल, तो वो इस तरह नहीं है जैसे आपका बुखार हुआ या कोविड हुआ या कोई और ऐसी बीमारी, नमूनिया हो गया कि कोर्स किया बीमारी ख़त्म, बंदा ठीक, फुली फिट। ऐसा नहीं है। अगर डायबिटीज़ आपके कंट्रोल्स हैं, टारगेट आपने अचीव कर लिए हैं, आपके अलामात ख़त्म हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि अद्वियात आप छोड़ दें। आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी दवा जो है वो कम नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो शुगर पेशेंट्स करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हम डाइट भी अपनी कंट्रोल ले रहे हैं और हम वॉक वगैरह भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी शुगर है वो कंट्रोल नहीं हो रही, या हमारी जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा ही आता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर तो डाइट प्रॉपर ली जाए बैलेंस डाइट, साथ वॉक और एक्सरसाइज की जाए जिस तरह के डॉक्टर ने बताया हुआ है उस टाइम पे उतनी देर के लिए, और अद्वियात को टाइम पे लिया जाए प्रॉपर डोज में जो कि डॉक्टर ने उनको बताया हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई वजह बनती है जिससे शुगर अनकंट्रोल हो। लेकिन आपने जहाँ के सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, दवा भी ले रहे हैं, वॉक भी हो रही है, खुराक भी ठीक है, पर फिर भी शुगर बढ़ रही है, तो फिर एक चीज़ है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस लेवल पे शुगर अनकंट्रोल होने की, वो है स्ट्रेस, टेंशन। अगर किसी बंदे को किसी भी तरह का स्ट्रेस है, टेंशन है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, उसकी वजह से इन तमाम चीज़ों को होते हुए भी शुगर बढ़ती है। ख़ास तौर पे फास्टिंग लेवल्स, ऐसे लोगों की नींद जो टेंशन में आते हैं उनकी नींद पूरी नहीं होती, वो प्रॉपर सो नहीं सकते, जब सोते हैं तो उनको वो ख्यालात और टेंशन, वो मामला जिसकी वजह से स्ट्रेस वो आते हैं और बेचैनी रहती है, नींद पूरी नहीं होती, डिप्रेशन, टेंशन, इसकी वजह से फास्टिंग लेवल सबसे ज़्यादा पहले जो है वो डिस्टर्ब होता है, और उसके बाद फिर रैंडम लेवल और फिर HbA1c।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको जब अटैक आता है ना, तो वो ज़्यादातर सोने से पहले या जब वो सुबह सो के उठते हैं तो तब होता है, तो ऐसा क्यों होता है? फालिज का अटैक? जी हाँ, देखिए अक्सर केसेस में होता है कि सो के उठ के कमज़ोरी महसूस होती है, फालिज का अटैक आता है, या सोते हुए होता है, लेकिन मेडिकली ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा। फालिज टाइम नहीं देखता, घड़ी कभी देख के भी नहीं हो आता। सकता है। हाँ, वो किसी भी वक्त आ सकता है। फालिज जो देखता है वो खतरात को देखता है, हेल्थ रिस्क को देखता है, लोगों के कोलेस्ट्रॉल को देखता है, शुगर लेवल्स को देखता है, ब्लड प्रेशर को देखता है, घड़ी को नहीं देखता। तो किसी भी वक्त जो है वो फालिज का अटैक आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सुबह के वक्त ही आए। ठीक है। अच्छा अगर किसी के साथ ये मसला हो गया, आप घर में हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हॉस्पिटल तो सोल्यूशन है ही, डॉक्टर तो सोल्यूशन है, लेकिन हम सबको भी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि हम जो रिसर्चेज़ हैं वो बताती हैं कि पाकिस्तान में किस हद तक इसकी शरह में हर रोज़ इजाफा हो रहा है। तो अगर किसी को एकदम से अटैक हुआ है फॉलिज का, तो पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? देखिए, अगर तो फ़ौरन स्ट्रोक हुआ है, बाजू या किसी हाथ पे, किसी एक हाथ पे कमज़ोरी महसूस हो रही है, बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, या मुंह एक साइड पे ढलक गया है, आंखों में एक धुंधलापन आ गया है, ये एक साइड देखना मुश्किल हो रहा है, ये कुछ अलामात हैं जो कि फालिज जब स्टार्ट होता है तो ये अलामात सामने आती हैं। तो ये हो जाए तो कोई दवा कुछ भी ना करें। सबसे पहली चीज़ है घड़ी देख के फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचें। ये सबसे बड़ी मैनेजमेंट है जो कि फालिज का मरीज़ या स्ट्रोक जब सबसे पहला अटैक आता है उसको करनी चाहिए। मतलब टाइम इज़ मनी, उसमें टाइम इज़ लाइफ सेविंग। जितना टाइम ज़ाया करेंगे घर में बैठ के टोटके करते हुए, इससे पूछते हुए, उसको कॉल करते हुए, उतना ही ज़्यादा ख़तरा है कि स्ट्रोक जो है मज़ीद सवेर से सवेर होता चला जाएगा। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम जो मरीज़ ने करना है या उसके रिश्तेदारों ने करना है कि फ़ौरन ये अलामात जैसे ही ज़ाहिर हुई, विद इन सेकेंड्स गाड़ी में, एम्बुलेंस में, मूव टू द हॉस्पिटल, जो भी नियरेस्ट, दूर वाले में नहीं जाना, या अपने किसी डॉक्टर को जो बहुत दूर कोई किसी पिछवाड़े में रहता है तो उधर जा रहे हैं जी, नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, नियरेस्ट जो भी टर्शरी केयर या सेकेंडरी केयर जो हॉस्पिटल है, फ़ौरन वहाँ जाया जाए। जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे उतने ही आपकी ज़िंदगी भी सेफ होगी, आप स्ट्रोक से लड़ सकेंगे। ठीक है। तो देर होना जो है वो सबसे बड़ी गलती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं उनको अपनी डाइट में क्या एहतियात करनी चाहिए और उनकी केयर किस तरह करनी चाहिए, और क्या वो मुकम्मल तौर पर हील कर सकते हैं? अगर स्ट्रोक हो गया है, आपका मतलब ये कि अगर स्ट्रोक हो गया है तो फिर क्या केयर करनी चाहिए? देखिए, स्ट्रोक हो गया है अगर, तो केयर उसी तरह करनी चाहिए जैसे एक डायबिटिक पेशेंट शुरू में करता है जब स्ट्रोक नहीं होता। मसलन क्या, शुगर कंट्रोल में रखने, कोलेस्ट्रॉल लेवल पे नज़र रख के उसको कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, स्मोकिंग से परहेज़ करें, फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें। ये तो वो 4-5 चीज़ें जो कि स्ट्रोक होने के बाद भी ज़्यादा सख्ती के साथ मरीज़ ने करनी है। इससे हीलिंग जो है, जो प्रोसेस है रिकवरी का, वो क्विक होएगा। तीसरी चीज़ ये करनी है उन्होंने कि जो भी उनको डॉक्टर्स ने अद्वियात दी हुई हैं उनको टाइम पे लेना है। अगर उनकी वीकनेस ठीक हो रही है, वो थोड़ी सी रिकवरी महसूस करें, इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अद्वियात को छोड़ दिया जाए। जो भी दवा डॉक्टर ने इलाज के लिए उनको प्रिस्क्राइब की है उसको रेगुलर लेना है, उसी डोज में लेना है जिस डोज में उन्होंने कहा हुआ है, और उसी तरह लेना है कि सुबह दोपहर शाम, ये जो भी दवाई के जो टाइमिंग है उसको पाबंदी से अमल करना है। मरीज़ यहाँ गलती ये करता है कि वो इम्प्रूवमेंट के बाद जब अच्छा महसूस करता है तो दवाई को साइड पे कर देता है, डोजेज मिस करना शुरू, केयरलेस हो जाता है। ये नहीं करना, वो कंटिन्यूसली दवाई जब तक डॉक्टर बंद ना करे या डॉक्टर चेंज ना करे जिसने दी हैं, तो तब तक दवाई में कोई तब्दीली नहीं करी। ये पहली चीज़ करनी। दूसरी चीज़ ये करनी है कि फिजियोथेरेपी के सेशंस, डॉक्टर मशवरा देते हैं कि फिजियोथेरेपी लाजमी करवाएं, तो फिजियोथेरेपी या जो वर्जिश उनको अफेक्टेड साइड की जो बताई गई है डॉक्टर की तरफ से, उसको जारी रखें जब तक 100% रिकवरी ना आ जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी मैंने बात की है कि जो शरह है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, पाकिस्तान में जो उसकी शरह है उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उसके मेन रीज़न्स क्या हैं, मेजर फैक्टर्स क्या हैं, और क्या हम ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि ये बीमारी हमारे मुल्क में इतनी तेज़ी से फैल रही है? देखिए, सबसे बड़ी गलती जो डायबिटीज़ फैलने की जो वजह बन रही है, जो कर रहे हैं हम लोग, वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे हैं। ये सबसे पहली बात है। अपने वज़न को कंट्रोल नहीं कर रहे, अपने वज़न को कंट्रोल नहीं कर रहे, अपने वज़न का ख्याल नहीं रख रहे। मोटापा, ओबेसिटी की शरह बढ़ती जा रही है। जंक फूड का इस्तेमाल, मुरगन ग़िज़ाएँ और हेल्दी जो बैलेंस डाइट होती है उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। हम क्विक अपने टाइम को सेव करने के लिए
अपने टाइम को से बचाने के लिए फ़ास्ट फूड पे जा रहे हैं कि जो ऐसा खाना हो जो क्विकली हमें मिले और क्विकली हम उसको ख़त्म करके अपने कामों पे चले जाए। ये दूसरी बड़ी गलती करें। तीसरी बड़ी गलती ये करें कि हम फिज़िकली एक्टिव होने की बजाय सिटिंग जॉब्स पे आ गए हैं। कंप्यूटर वर्क ज़्यादा हो गया है, मोबाइल पे काम ज़्यादा हो गया है, नाइट ड्यूटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, दिन में जो हम सोते हैं, रात में हम काम करते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल जो है ना, जो नेचुरल साइकिल ऑफ लाइफ है वो उससे हम हट गए। तो ये तीसरी बड़ी गलती जो हम करें। और चौथी बड़ी गलती हम ये कर रहे हैं कि हम बगैर किसी वजह के स्ट्रेस लेते हैं। जो चीज़ देखें, रिस्क अल्लाह ने देना ही देना है, जितना लिखा हुआ है। मेहनत करना वो आप ज़रूर करें, आप अपनी कोशिश करें, लेकिन किसी भी चीज़ को या जॉब को या टारगेट को जहन पे सवार करके टेंशन में आना, स्ट्रेस लेना, ये सब चौथी बड़ी गलती है जो कि इंसान कर रहा है। ये 4-5 चीज़ें जो हैं अगर हम कम कर दें तो शुगर की जो इंसिडेंस रेट है उसमें कमी आ सकती है। ये वजूहत हैं जिसकी वजह से शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये सच है कि अगर आपकी फैमिली में हो, फैमिली हिस्ट्री हो इसकी, तो ये लाजमी है कि आपको भी होनी है? क्योंकि लोग कहते हैं, अगर मैंने खुद ये सुना हुआ है अपने इर्द गिर्द लोगों से कि मेरी तो फैमिली में मैं कुछ भी कर लूँ मुझे तो होनी है, तो मैं तो कोई एहतियात नहीं कर रहा। तो आपको नहीं लगता ये बेवकूफ़ी है? क्योंकि आप कंट्रोल तो कर सकते हो। देखिए, जो फैमिली में जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें मौरूसियत तो है, जेनेटिक्स तो लाजमी है, उसका रोल है। अगर फैमिली में है आपकी तो आपको ख़तरा है कि आपको शुगर हो सकती है, हो जाएगी, ख़तरा दुगना हो जाता है। आम बंदे को भी ख़तरा है, जिसका वज़न ज़्यादा है, जो स्मोकिंग करता है, जो स्ट्रेसफुल लाइफ में रहता है, उसकी फैमिली में नहीं है, उसको भी ख़तरा है। लेकिन अगर किसी के फैमिली में ये डायबिटीज़ है और वो अपना ख्याल इस तरह नहीं रख रहा, अपने वज़न पे नज़र नहीं रखी हुई, डाइट को कंट्रोल नहीं रखा हुआ, वॉक और एक्सरसाइज नहीं करता, तो उसका ख़तरा दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा। तो ये दुरुस्त है कि फैमिली से इसका मौरूसियत से ताल्लुक़ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में अगर है तो आपको भी होगा। अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी पे, तर्ज़ ज़िंदगी पे आ जाएँ, आप हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल लें, जैसे मैंने जिक्र किया कि अपने वज़न को कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, वॉक और एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें, जंक फूड या मुरगन ग़िज़ाएँ उससे अपना पीछा छुड़ाएं, तो आपको ये खतरा कम भी हो सकता है। बेशक फैमिली में आपको नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के हवाले से, लेकिन एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया की इस चमकती दुनिया की जिसने हमारे नौजवान नस्ल को गुमराह कर दिया है। एक दौर था जब बच्चे कहते थे हमने डॉक्टर बनना है, हमने पायलट बनना है, हमने इंजीनियर बनना है, लेकिन आज हर बच्चा ये कहता है कि हम इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, हम टिकटॉकर बनना चाहते हैं। मेहनत की जगह अब शॉर्टकट्स ने ले ली है। चंद व्यूज़ और फॉलोअर्स की खातिर फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर प्राइवेट लाइफ शेयर की जा रही है, जुए को प्रमोट किया जा रहा है, और हद तो ये है कि सस्ती शोहरत के लिए पहले धूमधाम से शादी और कुछ दिनों बाद तलाक और ब्रेकअप्स का तमाशा लगाकर इसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है। आखिर इन चीज़ों पर कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? इनका कोई कानून या SOPs क्यों नहीं है? ये सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जो हमारे एक वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनको ख़राब किया जाए। और ये जो फेक लग्जरी लाइफ है ये हमारे टीनेजर्स के जहनों को किस तरह बीमार कर रही है, इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर अफ़ाफ़ मंजूर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं नूर? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर अफ़ाफ़, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, जैसे अभी मैंने बोला है कि नौजवान चाहते हैं हम इन्फ्लुएंसर बने, टिकटॉक बने। कोई भी ऐप इटसेल्फ बुरी नहीं है, आप कुछ भी बन सकते हैं, आप टिकटॉक बनाएं, आप इन्फ्लुएंसर बने, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि जो नौजवान गलत तरीके से मुतासर हो रहे हैं, इस पर आज हमारा टॉपिक उस पर है। तो डॉक्टर अफ़ाफ़, आजकल हम देखते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एक लाइफ दिखाते हैं, प्रमोशंस, बहुत सी चीज़ें प्रमोशंस की हद तक होती हैं, और हम घर बैठे अपने आप को कंपेयर करते हैं। हम कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। या अक्सर आजकल छोटे छोटे बच्चों को जब हम कहते हैं ना कि पढ़ लो, तो कहते हैं पढ़ने का तो फ़ायदा नहीं है, मैं तो यूट्यूब पे गेमिंग करूँगा, मैं तो यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाऊँगा, तो मेरे पास तो ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। तो ये चीज़ें किस हद तक ख़तरनाक है और हमारी सोसाइटी को कितनी बुरी तरह तबाह कर रही हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर और इस टॉपिक पे बात करने के लिए। देखें, जैसे अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल, सोशल मीडिया इटसेल्फ तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट इट डिपेंड्स कि हम उसको यूज़ किस तरह से करें, उसका पॉजिटिव यूज़ करें या नेगेटिव यूज़ करें। और फिर जैसे आपने कहा कि पहले बच्चों की ख्वाहिश होती थी कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे,
और अब बच्चा कहता है कि मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगा। क्यों कहता है? इसलिए कि उसको पता है कि वो स्क्रीन पे जाके कुछ भी बन सकता है। वो डॉक्टर भी बन सकता है, वो पायलट भी बन सकता है, वो इंजीनियर भी बन सकता है, वो जर्नलिस्ट भी बन सकता है, ठीक है। सो वो उसको अब सभी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है ना, क्योंकि वो एक फेक वर्ड उसमें वो एब्जॉर्ब भी हो रही है और उसको वो क्रिएट करने की भी कोशिश करता है। तो इसका मतलब है कि उसके लिए एक आसान रास्ता उसको नज़र आ रहा है, जो कि वक्ती तौर पे तो हमें लगता है कि शायद आसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके हो सकता है कि वो पैसे भी कमा ले, उसके पास इस तरह की सारी फेक वीडियोस बना के और डिफरेंट कंटेंट बना के वो पैसा तो कमा ले, लेकिन सोसाइटी में उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, उसकी अपनी हेल्थ कहाँ जाएगी, उसकी अपनी साइकोलॉजी कहाँ जाएगी। सो ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त हमें हमारी सोसाइटी में नज़र आ रही हैं और अनफॉर्चुनेटली इनको प्रमोट भी किया जा रहा है। और प्रमोट कौन कर रहा है? हम लोग खुद कर रहे हैं। मतलब पेरेंट्स भी इस चीज़ को इनकरेज करते हैं। हमारे लिए हुकूमती सतह पे भी कोई ख़ास SOPs नहीं है इस हवाले से। अगर आप इंटरनेशनली बात करें तो ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज़ जो हैं डिफरेंट, उन्होंने कुछ ऐसे SOPs बना दिए हैं जिसमें अंडर 16 तो अलाउड ही नहीं है सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करना। बल्कि अब तो स्वीडन और नॉर्वे के स्कूल्स के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल भी बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वो स्क्रीन इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन जो मोबाइल का इस्तेमाल है जिसमें सोशल मीडिया ऐप्स बहुत सारी यूज़ की जाती हैं, वो उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड हैं। सो उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि ये चीज़ें ना सिर्फ बच्चों की जिस्मानी सेहत पे असर करती हैं, बल्कि उनकी नफ्सियाती, जज्बाती और फिर उनके बिहेवियरल चेंजेस लेके आते हैं। अब आप देखें ना कि आजकल कितना कॉमन आपको नज़र आता है। मेरी प्रीवियस 10-15 साल की प्रैक्टिस में अगर मैं देखती हूँ तो जितना लास्ट 5 ईयर्स में मेरे पास बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों के साथ आ रहे हैं, जिसमें हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, सोशल आइसोलेशन बहुत ज़्यादा है, स्पीच इम्पेयरमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, वो तमाम इन्हीं के ही असरात हैं कि वो एक डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, वन वे कम्युनिकेशन है, सोशल इंटरेक्शन कोई नहीं है। कोविड के बाद ये ज़्यादा हो गया। और बिल्कुल कोविड के बाद तो चलें, कोविड ने तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि यार अगर आप एक लाइफ आप प्रैक्टिकल नहीं गुजार सकते तो आप एक तरह से कनेक्ट रहने के लिए और थोड़ा सा अपने आप को ज़िंदगी में महसूस करने के लिए करें। कंट्रीज़ वापस चली गई, बहुत सारे ममालिक ने उनको रिवर्स कर लिया उन सब तमाम स्ट्रेटजीज़ को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने नेगेटिव वे ले लिया। और हम देखें कि हमारे हर घर में हमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वो नज़र आता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर अफाफ, रिलेशनशिप्स पे बात करें तो आजकल ये भी कहा जाता है कि जो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, शादी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं सोशल मीडिया से। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि लोग कपल्स लिटरली एक दूसरे को टॉन्ट करते हैं कि उसको देखो फ़लाँ की बीवी ने ये किया, तुम ये नहीं कर सकती, फ़लाँ के शौहर ने ये किया, तुम ये नहीं कर सकती। जिनसे कंपेयर कर रहे होते हैं, 2 दिन बाद उनकी न्यूज़ लग जाती है सेपरेशन की, उनके डिवोर्स की। तो आप कैसे इस हवाले से अवेयर करेंगे कि सोशल मीडिया पर हम लोग अपना 90% लाइफस्टाइल नहीं दिखाते, 10% दिखाते हैं, और वो जो 10% है उसको हम उठाते हैं और अपने 90% से कंपेयर करते हैं, और फिर हम कॉम्प्लेक्सेस में चले जाते हैं और हमारे इससे रिलेशनशिप्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये कितना डेंजरस है? देखिए, 2 एंड्स है ना। एक वो लोग हैं जो बनाने वाले हैं, कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो कि देखने वाले हैं। सो जो देखने वाली मेजॉरिटी है उनको ये पता होना चाहिए कि दे आर द कंटेंट क्रिएटर्स। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई ड्रामा बनाया जाता है, कोई मूवी बनाई जाती है, इसी तरह से वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। वो बज़ाहिर तो आपको ये शो करते हैं कि इट्स अ रियल लाइफ और डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़, लेकिन ऐसा नहीं है हकीकत में। आप भी बेहतर जानती हैं कि लोग बाकायदा प्लान करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं और फिर आपके सामने लेके आते हैं। बहुत सी एग्जांपल्स हमने देखी भी हैं, बिल्कुल हमारे सामने है, ठीक है। और हमें चंद दिनों बाद पता भी लग जाता है, खुद से ही वो जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं लोग बता देते हैं कि ये तो हमने इसलिए किया था कि हमारे व्यूअरशिप आ जाए और हमारी सब ये चीज़ तो प्लान था और स्क्रिप्टेड था, ठीक है। सो इसमें हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, वाइसली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये सब ड्रामा हो रहा है हमारे सामने, एक तमाशा हो रहा है, इसको सिर्फ आप एंटरटेनमेंट की तरह लें, अपनी ज़िंदगियों में कंपटीशन की तरह ना लें। अच्छा, इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, देखें आप हैं, आपकी साल में एक दफ़ा सालगिरह आती है, बर्थडे होता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स वी हैव गुड एंड बैड डेज़, हम अपनी बर्थडे पे खुश होते हैं। अब क्या हो रहा है कि एवरी डे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि फ़लाँ का बर्थडे है, दूसरे दिन दूसरे का बर्थडे है, वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, दे आर हैविंग फन, तीसरे दिन किसी का और बर्थडे है, चौथे दिन, और फिर आपकी अपनी बर्थडे की एक्साइटमेंट कहाँ गई? यानी आप तो 365 दिन सालगिरह देख रहे हैं, मना रहे हैं, और आपकी जब तक आती है तो आपके पास 365 दिन के आइडियाज़ आए हुए होते हैं कि यार अच्छा फ़लाँ ने ऐसे की थी, फ़लाँ ने ऐसे की थी, अब मुझे कैसे करनी है, और आपकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई। तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली
सोशल मीडिया इज़ डूइंग टू अस। एक बड़ी अच्छी किताब है दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, दैट इज़ थ्रिल टू डेथ। वो किताब यही है कि ये सोशल मीडिया कैसे हमारे ब्रेन्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करके हमें यहाँ तक लेके आ रहा है कि हमारी ब्रेन केमिस्ट्री चेंज कर दी है उसने। यानी एक जो प्लेयर सेंटर होता है हमारे ब्रेन का, डोपामाइन, वो सारे का सारा आर्टिफिशली उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देता है, उसका सारा सेंटर तब्दील हो जाता है। और हम अगर एक बस स्टॉप पे खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं बस का, उस दौरान में हमने 20 डिफरेंट रील्स देख ली हैं। अगर हम बैठे हैं, ब्रेक लिए, हमने 5 मिनट की, तो उसमें आप देखें आपने कितना कंटेंट शिफ्ट कर लिया। सो वो आपका जो एक नॉर्मल वे ऑफ प्लेयर था या फिर एक्साइटमेंट थी वो ख़त्म हो गई है और आपने बिल्कुल ब्रेन केमिस्ट्री चेंज कर दी। और ये आपके ऊपर तो असर करता ही करता है, लेकिन आपके बच्चों के ऊपर ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। सो ये जो फैमिली वीलॉगिंग है, ऑफ कोर्स इसका हमारे माशरे में बहुत ही वर्स असरात हमें नज़र आते हैं। मेरे पास जो कपल्स आते हैं थेरेपीज़ के लिए, उनके पास यही बातें होती हैं कि वो फ़लाँ ऐसे करा था, कंपटीशन है, सेल्फ डाउट्स हैं बहुत ज़्यादा, एक दूसरे के ऊपर शक करना। और इवन देखें ना, पर्सनल लाइफ हर बंदे की होती है, लेकिन मोबाइल ने पर्सनल लाइफ को पर्सनल नहीं रहने दिया, क्योंकि वो तमाम चीज़ें पुराने ज़माने में एक डायरी हुआ करती थी किसी की, कि उसमें वो कोई अपनी बातें लिख रहा है, अपनी कोई चीज़ें कर रहा है, और वो कभी कोई एक आधी संभाल के रखी और शायद कभी किसी के मरने के बाद निकलती थी, या किसी का बहुत कोई प्यारा होता था उसको दिखा। अब तो आपके मोबाइल में हर वक्त आपके दिमाग में जो चल रहा है आप उसके ऊपर चला रहे हैं, और वो जब एक दूसरे पार्टनर को एक्सपोज होता है तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सो डॉक्टर अफाफ, आपने देखी होगी वीडियो भी वायरल हो रही है, एक व्लॉगर है, उन्होंने अपनी बीवी को कैमरे के सामने तलाक दिया मजाक में। मैं मतलब कहते हुए भी मुझे वो हो रही है कि अल्लाह ताला ने इसको सख्त नापसंद किया इस अमल को, और लोगों ने इसको नॉर्मलाइज़ कर दिया। तो आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये भी हमारे रिलेशनशिप्स को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रही हैं? क्योंकि जब आप इंस्टा खोलो आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है, किसी ने प्रैंक किया, अपनी बीवी को मार रहे हैं तो उसका प्रैंक कर लिया। हालांकि ये चीज़ें तो हम क्राइम समझते हैं, लेकिन ये चीज़ें अब मजाक में हो रही हैं और बात अब तलाक की हद तक आ गई है। अच्छा, ये जो आप जिसकी वीडियो की बात करी ना, उसके ऊपर एक क्लिप सा बना हुआ था और उसके ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई मैंने पढ़ी कि जी कंटेंट ऐसा बनाओ जो कोई बना ना सके। मतलब अब आप देखें आप कंटेंट कि आप कंटेंट ऐसा बनाओ जो दूसरा बना ना सके, कि मैं तो डाइवोर्स दे रहा हूँ लाइव और कोई दूसरा नहीं दे सकेगा, तो मेरा कंटेंट बहुत डिफरेंट है। तो ये मेरे ख्याल में हमारी इखलाकी ज़वाल की हद है कि हम ऐसी चीज़ों के ऊपर आ जाएं कि वहाँ पे हमारे लिए अच्छे बुरे की कोई तमीज़ ना रहे, और हम सिर्फ अपने सेल्फिश हैं अपने बिज़नेस के लिए, और हम ये नहीं देख रहे कि हमारे इस बिज़नेस की वजह से सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। आप ये देखें कि ये चीज़ें सिर्फ हमें इस चीज़ को फोर्स नहीं करती हैं कि हम कर क्या रहे हैं, बल्कि हमारी कुछ माशरती ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। सो उन माशरती ज़िम्मेदारियों में हमारी सबसे बड़ी नेग्लिजेंस ये है कि हमने क्या रवैया अपनाया हुआ है, हमारा मोड ऑफ अर्निंग क्या है। तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत हलाल कमाई है जो आप कमा रहे हैं, बहुत हलाल तरीका है जिससे आप अपने रिज़्क़ की तलाश में हैं? यानी वो ना सिर्फ आपके अपने लिए नुकसानदेह बल्कि कितने लोगों को वो इफ़ेक्ट कर रहा होगा। सो इट्स जस्ट लाइक एन एपिडेमिक, जिस तरह के कोई एक आप कह लीजिए कि जर्म है वो लोगों को इफेक्ट करता है, तो ये भी एक तरह से जर्म है जो कि आपकी पूरी नस्लों में फैल रहा है। Exactly. तो इसमें पेरेंट्स को बहुत कंसर्न होना चाहिए, खासतौर पे छोटे बच्चों के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। एग्जैक्टली, इस पर भी हम बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेस किया। लेकिन फैमिली व्लॉगिंग की हम बात करें, हम उनको टारगेट नहीं कर रहे जो कोई डिसेंट कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन ये जो लड़ाई झगड़े दिखाना, अपने घर की हर एक चीज़ दिखाना। एक ज़माना था कि आप लोग अगर बहुत ज़्यादा आपने लड़ाई भी किया ना, घर में कोई मेहमान आया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मतलब आपको ये इंसल्टिंग लगता है कि किसी को पता ना चले कि कोई आपके अंदर कोई क्लैश आया या कोई लड़ाई हुई है। लेकिन अब प्राउडली ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, इनको नॉर्मलाइज किया जा रहा है, और देखा जाए तो ये मॉरल वैल्यूज़ बिल्कुल ख़त्म कर रहा है हमारे माशरे से। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ अ प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, आप ये चीज़ समझें कि वो फैमिलीज़ नहीं हैं, दे आर एक्टर्स, दे हैव अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। वो टीवी पे परफॉर्म नहीं करे, लेकिन वो सोशल मीडिया पे परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। सो ये चीज़ें हमारे बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है, हमारी फैमिलीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, और आप उनकी देखा देखी अपनी फैमिली की भी चीज़ें करते हैं। अब आप देखिए कितने ही ऐसे लोग हैं हमारे सामने, कितनी ही ऐसी एग्जाम्पल है, आई विल नॉट कोट हेयर। बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स भी जो अपनी फील्ड में माने हुए होते हैं, वो लोग भी हमें कहीं नज़र आ रहे हैं कि जब उनके व्यूज़ कम होना शुरू होते हैं तो वो फैमिली व्लॉगिंग की कुछ ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं
कि हम मतलब हैरान हो जाते हैं देख के कि यार ये तो अच्छे खासा प्रोफेशनल बंदा था, इसके पास तो एक फील्ड थी, ये तो कोई एंकर था, ये तो कोई साइकोलॉजिस्ट था, ये तो कोई अच्छी एक फील्ड में काम कर रहा था, और अब ये इसके पास कुछ नहीं रह गया, तो अब आके इसने ये फैमिली व्लॉगिंग और इस तरह के कंटेंट बनाना शुरू कर दिए। तो बेसिकली दे आर विद देयर ओन अर्निंग पॉइंट्स, वो अपनी अर्निंग कर रहे हैं। दिस इज़ टोटल अ बिजनेस जो कि आपकी फैमिलीज़ को समझने की ज़रूरत है, आपके बच्चों को समझने की ज़रूरत है। अब इसमें आपका रोल क्या है? आपका रोल ये है कि आप खुद को अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें कि मैंने ये वाला कंटेंट देखना है और ये कंटेंट नहीं देखना। मेरे पास जब लोग आते हैं इस सोशल मीडिया के एडिक्शन से बचने के लिए, तो मैं सबसे पहले उन्हें ये कहती हूँ कि आप अपने सोशल मीडिया की हिस्ट्री को वॉश आउट करें, ताकि क्योंकि आपने एक कंटेंट जो देखा वो बार बार आएगा ना, उस हिस्ट्री को वॉश आउट करें और दोबारा से कुछ पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उनको देखना शुरू करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ना ये ट्रेंड बन गया, हालांकि बाहर आप देखें इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, इवन कि फैमिली व्लॉगिंग भी हो रही है तो उसमें बहुत पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट हो रहा है, ट्रैवलिंग के कंटेंट्स क्रिएट हो रहे हैं जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, जिसमें कुछ इंस्पिरेशन है बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए। लेकिन हमने घटिया तरीन हरकतें करनी शुरू कर दी हैं, और मैं तो हैरान होती हूँ उन लोगों के ऊपर भी जिनके पास इतना टाइम है कि वो देखते हैं बैठ के, मतलब और व्यूज़ उनको तो व्यूज़ देते हैं, मिलियन व्यूज़ आते हैं, वो हम ही तो देखते हैं, हम लोग ही देखते हैं। तो ये तो हमारी अपनी भी कुछ ज़ाती जिम्मेदारी है ना, हम दूसरे पे तो ब्लेम नहीं कर सकते। तो इसमें हमें खुद को भी ट्रेन करना होगा, हमें खुद को समझाना होगा अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। और बच्चों के लिए मैं दोबारा कहूँगी कि पेरेंट्स को अंडर 15-16 अलाउ नहीं करना चाहिए। बच्चा जितना मर्जी ज़िद करे, जो मर्जी कहे, लेकिन 15-16 साल की उम्र तक उसको सोशल मीडिया ऐप्स इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए यूज़ करने की। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज हम बात कर रहे थे जो सोसाइटी पे बैड इम्पैक्ट है कंटेंट का, जो आजकल कंटेंट बन रहा है और उस पर बिल्कुल कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई SOPs नहीं है, हमारे मुआशरे को ये किस तरह ख़राब कर रहे हैं, इस पर हमने बात की। और हम सब इससे किस तरह बच सकते हैं, इस पर भी बात करें। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर रफ़ाक मंजूर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी आ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि लाहौर में मानसून सीज़न शुरू होते ही जहां मुख्तलिफ इदारे अलर्ट हैं, वहीं एक मसला शहर में कमज़ोर इमारतों का भी है, जिन्हें हर साल खाली करने का नोटिस तो दे दिया जाता है मगर होता कुछ भी नहीं है। और बारिशों के सीज़न में हर साल छतें गिरने की खबरें भी आती हैं, इंक्वायरीज़ होती हैं, मगर होता फिर भी कुछ नहीं है। अब भी लाहौर में गुज़िश्ता हफ्ते छतें गिरने के 2 वाक़यात के बाद शहरी जो इंतज़ामिया है और पंजाब हुकूमत है वो बयानात दे रही है कि आइंदा के लिए SOPs बन रहे हैं और ऐसे वाक़यात से बचा जाएगा। तो आज के सेगमेंट में इसी हवाले से बात करेंगे कि लाहौर में होने वाले नए सर्वे के मुताबिक अराउंड 80 से ज़्यादा इमारतें हैं जिनको ख़तरनाक करार दिया गया है, वो किन इलाकों में मौजूद हैं और कोई हादसा ना हो इस हवाले से क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा, इसी पे बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आर्किटेक्ट इंजीनियर आज़म सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ जी। और साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं इमरान अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इमरान साहब, आपसे स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले बताएं कि लाहौर में निशानदेही की गई है जिन इमारत की, और बताया गया है कि ये जो इमारतें हैं इनको खाली कराएं और ये ख़तरनाक है, तो आपको लगता है कि खाली करवाई जाएंगी? देखिए नूरुल सर, ये एक रवायती तौर पर जो है एक सर्वे होता है हर साल जब भी कोई बड़ा वाक़या सामने आता है। अब पिछले साल भी 72 जो महदूद इमारतें थीं उनके बारे में कहा गया कि इनके ख़िलाफ़ जो है एक्शन लिया जाएगा, इनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और इसी तनाजुर में इस साल भी जो है ये 2 वाक़यात आपके सामने है जिसमें 17 लोग जो हैं, 17 बच्चों समेत बड़े जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। और उसके फ़ौरी बाद एक सर्वे आ जाता है जिसमें 83 जो बिल्डिंग्स हैं उनको महदूद करार दे दिया जाता है, डेंजर हैं, इनको फ़ौरी तौर पर खाली करवाया जाए, इनको नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। 3 बिल्डिंग्स तो ऐसी हैं जिनको 2 बार नोटिस जारी किया गया है और एक बिल्डिंग वाघा के इलाके में है, उस पर जो है इस्तकासा दिया गया है FIR के लिए। अब मामला ये है कि ये 83 तो एक रेगुलर जो है वो एक सर्वे करवाया गया जो कि इनके अपने भी अदाद-ओ-शुमार होंगे तो उसमें उन्होंने दिखा दिया कि ये सारी सूरत हाल है। अब लाहौर शहर इतना बड़ा है कि ये 83 बिल्डिंगों के अलावा ये जो छतें गिर रही हैं, क्या ये उसमें नहीं आती? क्या इन इलाकों में कोई ऐसे घर नहीं है? ये किस तरह से सर्वे किया गया है, इनके SOPs क्या है, किस तरीके से 83 बिल्डिंग्स आई हैं? आज से अगर 4-5 साल पीछे चले जाएँ तो ये बिल्डिंग्स की तादाद तो 1000 से ज़ायद थी,
फिर उसके बाद पता चला कि इनके ख़िलाफ़ जो है एक्शन लिया गया है और बिल्डिंग जो है क्या वो ज़ेर तमीर थी, क्या उनको रिहेबिलिटेट किया गया, क्या अंदरून शहर में सारी बिल्डिंग्स जो हैं एक एक घर में 4-4 फैमिली रह रही हैं, 2-2 मरला के घर में, अंदरून शहर में एक एक मरला के घर में कम से कम 30 से 35 लोग रहते हैं एक एक मरला के घर में अंदरून शहर में। आप आज भी चले जाएं अंदरून शहर की तंग गलियों में, छोटी गलियों में, तो 1-1.5 मरले का घर है जिसमें एक फैमिली नीचे रहती है, दूसरी फैमिली 2nd फ्लोर पे, थर्ड फैमिली 3rd फ्लोर पे, 4th फैमिली 4th फ्लोर पे, 5 फ्लोर पे भी एक कमरा छोटा सा बंदा है, वहाँ पे भी फैमिली रह रही है। अब ये देखें कि आप इतने ज़्यादा ह्यूज लोग वहाँ पे रहते हैं और किस तरह से वो रह रहे होते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इनके पास डाटा नहीं है। जब कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो ये तो ख़ुद भी मालिक का नाम ढूंढ रहे होते हैं, मालिक का नाम ढूंढते ढूंढते 2 घंटे की प्रैक्टिस हो जाती है उस दरमियान में ऑनरशिप कोई ऑन नहीं कर रहा होता कि ये मेरी बिल्डिंग है, रजिस्ट्री मेरे नाम है, क्या सूरत हाल है, किस तरह से, यानी कि उस दरमियान में इतनी हलचल मची होती है कि कोई भी डाटा जो है वो इनके पास मौजूद नहीं होता। ये भी वैसे ही कर रहे होते हैं जिस तरह हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और मैं भी कि हमारे पास पहले डाटा आ जाता है मगर वो ऑफिशियल नहीं होता, वो हमने कलेक्ट किया होता है। जब ये अनाउंस करते हैं तो वो ऑफिशियल हो जाता है। मसला ये है कि हमारे पास लाहौर शहर की प्लानिंग के मुताबिक देखिए इतना अच्छा काम है सेफ सिटी, कितने आराम से हम बंदा पकड़ लेते हैं, बस पकड़ना हो सही, बस नियत पकड़ना हो सही। वो बंदा चाहे गाजी रोड जो है वहाँ पर कोई लोगों के साथ बातमीजी करे, चाहे वो इमामिया कॉलोनी पहुंच जाए, यानी कि मैं बांगा मंडी वाली साइड पे भी जा रहा हूँ, वाघा वाली साइड पे भी जा रहा हूँ, उसकी गाड़ी ट्रेस हो जाएगी अगर पकड़ना हो। जियो इसके ऊपर उन्होंने हर तरह के टूल्स लगा लेते हैं और उसके बाद जो है ये तमाम चीज़ें इनके सामने आ जाती हैं। अच्छा, ये मकसद ये कहने का नहीं है, हमने शहरियों की बात करनी होती है कि उन शहरियों का क्या कसूर है जो हर साल मानसून की बारिशें आते साल ही वो अपनी उनकी छतें जो हैं वो गिरना शुरू हो जाती हैं। क्या ये पहले उनको SOPs के मुताबिक नोटिस जारी नहीं कर सकते? 83 बिल्डिंग्स को चले जी नोटिस जारी कर दिए। मुझे अभी तक याद है, मैं पिछले साल, ये कला गुजर सिंह हमारे पास ही मौजूद है, यहाँ पे हम ना एक शूट करने चले गए तारीखी इमारतों के वाले से ना। तो आप बिलीव करें, एक इमारत ही, हम उसके कैमरा हमारे पास था, हम प्राइवेट तरीके से हम काम कर रहे हैं, हालांकि लोग हमारे साथ थे मौजूद नीचे। हम एक बिल्डिंग का हम सर्वे कर रहे, सर्वे से मुराद उसका शूट करे बगैर पूछे, ये हमसे गलती थी कि हमने बगैर पूछे उनका शूट किया, तो बाकी लोगों ने अपने अपने घरों के भी शूट करवाए, ये साथ ही है बिल्कुल। तो वहाँ पे ऊपर से तीसरी या चौथी मंजिल से खातून बाहर आ गई, उन्होंने कहा हमें आप हमारे घर का शूट ना करें। हमने फिर उनसे सॉरी किया, जारी बात है एक तरीका कार ही नहीं है ये वाला, मगर उन्होंने फिर नीचे आए, उन्होंने बाकी जो मोहल्लेदार थे उनको समझाया कि आपके घर का शूट नहीं कर रहे, ये वैसे ही अपना बताना चाह रहे हैं कि पूरे लाहौर शहर में इस तरह की तारीखी इमारतें मौजूद हैं जो कहीं भी कभी भी कोलैप्स हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसी है। आजम साहब, आपका भी ओपिनियन लूँगी। ये बताएं कि जो रिहायशी इमारतें हैं हमारे, जो हमारे घर हैं, उनको हम जो कमर्शियल उनका यूज़ करते हैं, क्या वो सही है और वो इस काबिल होती है कि हम उनको कमर्शियली भी यूज़ करें? देखिए जी, जैसे इन्होंने अभी बताया कि हमारे यहाँ पे बाय लॉज और इस किस्म की चीज़ें, गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत वीक है। तो बेसिकली हर एरिया में ऐसे होता है कि कमर्शियल जोन ज़्यादा होता है, रेजिडेंशियल ऐसा होता है। लेकिन जो पुराने इलाके हैं जैसे वॉल्ड सिटी है, शादरा है, काना है, वो काना तो नया है लेकिन वो अप्लाई नहीं करते रूल्स लॉज बेतहाशा हैं, लेकिन उसकी एप्लीकेशन, उसकी मॉनिटरिंग जो है ना, देयर इज़ नो प्रॉपर सिस्टम फॉर दैट। तो होता ये है कि लोग बनाते रेजिडेंशियल है और आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर सारा कमर्शियल यूज़ करते हैं। कमर्शियल यूज़ की वजह से उस पर लोड ज़्यादा हो जाता है, जो किसी भी इंजीनियर ने या जिससे आप बनवा रहे हैं वो कैलकुलेटेड नहीं होता और बिल्डिंग में प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि एक हमारे यहाँ एक थोड़ा तालीम का भी फुकदान है कि लोग ख्याल नहीं करते कि भी जब हम कोई इमारत नहीं बना रही हैं, किसी में पुरानी में रह रहे हैं, तो हम अपनी जान की खुद हिफाजत करें। हम तो ये बच्चे हैं, फैमिली है, हर बंदा है, तो वो खुद उसकी हिफाजत करें। वो उसकी बजाय जो है ना, कोई भी बिल्डिंग ख़राब हो, नाक़िस हालत हो, वो उसको यूज़ करते रहते हैं। गवर्नमेंट नोटिस ऐसी फॉर्मेलिटी के तौर पे होती है। करप्शन का आपको पता है पूरी तरह एक जिन फैला हुआ है हमारी सोसाइटी में। वो नोटिस जाए भी तो उसके बाद कोई इंस्पेक्टर आए भी तो नीचे से ही वो चाय पानी करके फारिग हो जाता है। तो बेसिकली हम लोग बहैसियत कौम भी खुद भी हमें अपने देखना है कि हम इसके प्रिकॉशंस लें। जब हम इमारत बना रहे हैं या किसी पुरानी इमारत में रह रहे हैं
तो हम इंजीनियर्स को और लोकल म्यूनसिपैलिटी कमेटी को इन्वॉल्व रखें ताकि उन्हें पता चले कि भी ये हमारी बिल्डिंग इस काबिल भी है कि हम इसमें ठीक रह है। सकते अच्छा हैं। आजम साहब ये बताएं कि मानसून में हम आगे देखेंगे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हर साल हम देखते हैं ऐसे वाक़यात होते हैं, दीवारें गिर जाती हैं, छतें वो गिर जाती हैं, जिसमें जानी नुकसान भी होता है। तो आपको क्या लगता है कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें लेने चाहिए, या घर जब हम बनवा रहे हैं या हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ऊपर लेंटर डलवा रहे हैं, कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें लेने चाहिए कि आगे जाके खतरात नहीं हों? देखिए जी, जब हम कोई नया घर बना रहे हैं उसके तो शुरू से ही आप एक प्रॉपर इंजीनियरिंग डिज़ाइन बनवाएं ताकि फाउंडेशन से लेके ऊपर चाहे चौथी मंजिल हो, पाँचवीं हो, वो सही करके कैलकुलेटेड लोड हो और कोई दीवार ना गिरे या कोई छत ना गिरे, इस तरह का हो। दूसरा ये कि हमने ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिकली होते हैं, ठेकेदार, इनकी भी गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको रजिस्टर करें, इनकी प्रॉपर लिस्टिंग होनी चाहिए ताकि जब ये काम करें तो हम देखेंगे ये एज़ पर ड्राइंग काम कर रहे हैं, एज़ पर इंजीनियरिंग जो स्क्रिप्ट उनको दिया है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो उसके मुताबिक काम नहीं करते, नाकस मटीरियल लगाते हैं, बचत करते हैं और मालिक को अजीब सब्ज़ बाग दिखा के घर बना लेते हैं। वो कई दफ़ा हाफ ही गिरना शुरू हो जाता है, यहाँ फिर साल के बाद वो गिरना शुरू होते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें ख़ुद भी, चाहे हम जितने मर्ज़ी पढ़े लिखे हों, अपने बच्चों की हिफाजत हम खुद कर सकते हैं ना। तो हमें चाहिए कि हम ये देखेंगे जी भी ठेकेदार जो है वो भी हमसे चोरी नहीं कर रहा, काम सही हो रहा है, क्योंकि इस इमारत में हमने अगले 20-25 साल रहना है। और अगर कोई पुरानी इमारत है तो जैसे शहर में, अंदरून शहर में है कि आप यू कैन ईजीली मूव हेयर एंड देयर। अगर आपको नाकस लग रही है, आपको एग्जांपल मैं देता हूँ, अभी किसी फ्लोर पर चलें, आप जोर से पाँव मारेंगे तो उधर धमक महसूस होगी। अगर आपको पता लग जाता है कि यार ये कमज़ोर हो रही है, बारिशें आ रही हैं, आप मूव आउट कर जाएँ वहाँ से। आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए थोड़ी कर रहे हैं। गवर्नमेंट किस हद तक जाएगी? गवर्नमेंट कैन नॉट गेट इनटू एवरी 2 मरला हाउस, एवरी 1 मरला हाउस। जैसे अभी ये बात हुई है कि भाई 80 घर तो हो ही नहीं सकते, मैं इस फिगर को मानता ही नहीं। मैं कहता हूँ शायद पूरे लाहौर में मिनिमम भी होना तो 8000 घर होगा मिनिमम। अच्छा, ऐसे हैं। आप जाके देखेंगे कि गलियों में जाएंगे, सबसे बड़ा जो घरों में बारिशों में प्रॉब्लम होती है वो शॉर्ट सर्किटिंग की भी होती है। आपको पता है शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से कितनी सारी चीज़ें होती हैं। लकड़ी के इन्होंने शतीले डाले हुए हैं पुराने घरों में, दरवाजे लकड़ी के हैं, वो आग लगती है, वो भी सब कुछ गिर जाता है। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमें खुद भी देखना है और गवर्नमेंट को भी इस पर मॉनिटरिंग करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान साहब ये बताएं कि मानसून तकरीबन आ गया है, बारिशें होंगी, इंतज़ामिया कहती है हम तैयार हैं, तो आपको लगता है इंतज़ामिया तैयार है? सबसे पहले तो नूरुल सहर, अल्लाह ताला रहमत की बारिश करे, कर दें बस आज के दिन। बहुत खौफ है, बहुत गर्मी पड़ रही है। तो दूसरा सेकंड ये है कि ये एक नेचुरल है, कुदरत है। हर साल पाकिस्तान में बहुत सारे मौसम हैं और हम इन मौसमों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, हर साल यही होता है। मगर फिर वही बात आ जाती है कि आपका घर जितना प्लान्ड होगा, आपकी गली जितनी प्लान्ड होगी, आपका इलाका जितना प्लान्ड होगा, आपका शहर जितना प्लान्ड होगा, उससे ज़्यादा मसाइल नहीं, कम मसाइल होते हैं। अब देखिए, हम जैसे ही बाहर के मुल्कों में जाते हैं, हम वहाँ पे बारिश भी इंजॉय कर रहे होते हैं, कोई मसले मसाइल नहीं है। अब यहाँ पर अनप्लान्ड शहर है। देखिए, एक तरफ हम हुकूमत को निशानदेही करते हैं एयर एंड आइज बन के, ठीक है। सेकंड, हम हुकूमत को बताते हैं कि आपकी यहाँ पे गलतियाँ हैं, तो जिनकी वजह से बता रहे हैं उनकी भी गलती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे बैठे हुए हैं कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, ये आर्किटेक्ट जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक बंदा, उसके घर में कैपेसिटी 12 बंदों के रहने के लिए है 2 मंजिलों में, या 8 बंदों के रहने के लिए है, तो हम वहाँ पर 30 लोग कैसे रख सकते हैं? कभी भी कुछ हो सकता है। नेचुरली देखें ना तो इंसिडेंट तो ये नागाहानी होती है, ये तो कभी भी आफत आ सकती है, और इसको तो हम अल्लाह ताला की तरफ से आफत है, बाकी तो सारे बहाने होते हैं। किसी को अटैक हो गया, किसी की छत गिर गई, मगर मकसद ये कहने का कि हमें भी तो अपने बारे में सोचना चाहिए ना कि हमने किस तरीके से ज़िंदगी, अपना रहन सहन रखना है। अब रहन सहन रखने के लिए तरीक़ाकार अल्लाह ताला ने बताए हुए हैं, उसके ऊपर हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम जब इम्प्लीमेंट नहीं करते तो हम ना, इसने ये किया है, इसने ये किया है, फलाने ने ये किया है, ये सब इल्ज़ामात होते हैं। उस वक्त बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। बिल्कुल ये करने की ज़रूरत है, ये प्लानिंग है आने वाले वक्त के लिए। अगर ये प्लान नहीं करेंगे तो आपके अंदरून शहर में हमेशा से ये मसला है, हमेशा से ये मसला रहेगा। और ये अब आगे चल, देखिए शुमाली लाहौर में आपकी 25 लाख आबादी है। शुमाली लाहौर में
जिसमें चामिरा है, शाद बाग है, आपका घोड़े का चौक है, उसके बाद आपका तमाम चामिरा का मौज़ा है, वसंतपुरा है, आपका चाइना स्कीम है, तमाम जो इलाके हैं इस मौज़े में आते हैं। और इतनी आबादी जो है वो गढ़ी शो का जो है ब्रिज या दमोरिया पुल का ब्रिज या भगवानपुरे की तरफ से नहर को क्रॉस करके इस साइड पे आते हैं। बिल्कुल ऐसे इमरान साहब आपने सही कहा कि कंट्रोल हो सकता है कि अगर हम करना चाहें, और मुझे लगता है हम सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाली गवर्नमेंट की नहीं है, हमारी भी है कि हम भी देखें कि हम कहाँ रह रहे हैं, और जब हम अपना घर बनवा रहे हैं तो हम किससे बनवा रहे हैं और प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनवा रहे हैं या नहीं। और इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद थे इमरान अकबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और साथ साथ मेरे साथ मौजूद थे आर्किटेक्ट इंजीनियर आज़म सईद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।